नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएस मेंस का रिवीजन मॉड्यूल और उसमें हमने सोशियोलॉजी स्टार्ट की थी। लेक्चर 4 हमने ग्लोबलाइजेशन तक हमने देख लिया था। प्रोसेस ऑफ चेंज के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने कास्ट और क्लास सिस्टम देखा। फिर प्रोसेस ऑफ चेंज के बारे में हमने संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। आज हम चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी देखेंगे। तो उसमें कौन-कौन से अलग-अलग बहुत सारे चैलेंजेस दिए हुए हैं। तो आज हम ये 3 बेसिक टॉपिक्स लेंगे जिसमें दहेज प्रथा, डाउरी है, डिवोर्स है एंड चाइल्ड मैरिज है। तो एक-एक करके इनके बारे में बात करते हैं। देखो अब इसके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ थोड़ा-सा पहले तो शायद कुछ समझने का था, अब तो कुछ भी समझने का नहीं है। जस्ट वी विल रीड इट आउट, कुछ डेफिनिशन है वो आपको याद रखनी है, उसके अलावा आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, बस एसेंस पकड़ना है, ठीक है? तो एक-एक करके हम लोग देखते हैं। तो डाउरी सिस्टम क्या होता है? अब डाउरी इज़ दैट मनी गुड प्रॉपर्टी दैट द ब्राइड्स फैमिली गिव्स टू ग्रूम्स फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये तो इसकी बेसिक परिभाषा है। पर जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, उसमें इसकी जो परिभाषा है वो थोड़ी-सी ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड है। एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल फंड गिवन और agreed to be given either directly or indirectly by one party in a marriage or by the parents of either party to a marriage or by any other person to either party to the marriage at or before। ठीक है, जो जो मार्क कर रहा हूं उसको याद रखना, at or before और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। देखो अब इसमें शुरू से देखते हैं क्या क्या ये कह रहा है। एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल फंड है ना, गिवन और एग्रीड टू बी गिवन, या तो दिया जाएगा या फिर अग्रीमेंट ऐसा होगा, चाहे वर्बल होगा चाहे फिर कोई लिखित ऐसा एग्रीमेंट होगा कि कुछ दिया जाना है ना, या प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल फंड दिया जाना है। इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, या तो डायरेक्टली दिया जाएगा या इनडायरेक्टली दिया जाएगा। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब अपने को नहीं एक्सेस करने हैं, ये दैट इज द कोर्ट इज सिटिंग फॉर दैट। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी इन अ मैरिज, या तो एक तरफ से, और बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी, या दोनों में से किसी के भी। अपन ने ऊपर जब देखा तो ये ब्राइड फैमिली दे रही है, पर दोनों में से किसी भी पार्टी की तरफ से दिया जाए, या फिर कोई ऐसा तीसरा पर्सन, कोई रिलेटिव हो, वो भी अगर इंक्लूड होता है तो वो भी डाउरी की परिभाषा में आता है। टू ईदर पार्टी टू द मैरिज एट द मैरिज, है ना, या तो मैरिज जिस दिन है उसी दिन, या फिर उसके पहले, या फिर उसके बाद में। तो ये थोड़ी सी डिटेल्ड परिभाषा है जो कि जरूरत शायद पड़ती होगी जब ये केसेस को समझने की कोशिश की जाती होगी कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, डाउरी की बेसिक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन ये वाली आप याद रखना प्लीज, है ना, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल जरूर है, पर अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन लोग यही वाली परिभाषा लिखेंगे, और ये याद ना आए तो ये तो सदाबहार है ही, इसको तो आई होप कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इन नॉर्थ इंडिया देखो, डाउरी तो है, इज कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट या फिर कन्यादान। जबकि साउथ इंडिया में क्या होता है, ये ब्राइड्स प्राइस कहलाता है ना, स्त्री धन इसको बोलते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ डिटेल में वो भी भेजा था, स्त्री धन से रिलेटेड कुछ न्यूज़, पहले क्या कुछ न्यूज़ आती है तो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, अगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो तो। ऐसे हर कोई न्यूज़, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का मर्डर हो गया, ये न्यूज़ देखिए है तो ऐसे आपत्तिजनक न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट भी है, पर हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, इसलिए वो शेयर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, तो जो साउथ इंडिया है वहाँ पर इसको ब्राइड्स प्राइस कहते हैं या स्त्री धन कहते हैं, क्योंकि जो बॉयज़ फैमिली होती है वो कंपनसेशन के तौर पे ये गर्ल्स फैमिली को देती है। अब अगर आप इसकी बेसिक फैब्रिक को समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी ज़्यादा बुरी प्रथा हो सकती है कि आप किसी ह्यूमन, है ना, अलाइव ह्यूमन का प्राइस डिसाइड कर ले रहे हो। ठीक है, विच इज वेरी क्रूअल थिंग टू डू। फिर अकॉर्डिंग टू एनसीआर भी देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, वो हर साल कुछ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताता है, तो वो कहते हैं हर साल 8,000 डेथ्स होती है बिकॉज ऑफ दिस डाउरी, दहेज प्रथा की वजह से 8,000 डेथ्स हर साल है, और मर्डर्स एंड सुसाइड ड्यू टू डाउरी डिमांड्स लीड टू डेथ ऑफ एटलीस्ट 20 वुमेन एवरी डे। ठीक है, डाटा आपको कोट करना है, कोई भी आंसर लिखो इससे रिलेटेड, तो ये डाटा आपको कोट करने हैं। फिर देखो रीजंस फॉर डाउरी डिमांड्स क्या क्या हो सकते हैं। अब ये बेसिक रीजन ही है, आपको एक बार देख लेने हैं, जैसे कि डिलेड लॉ मेकिंग में जो डिले है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड लॉज हैं, लॉज आर नॉट स्ट्रिक्ट इनफ, है ना। ये चाहे आप अगर इसको डिवाइड करना चाहो तो ये तीनों को आप उसमें लीगल रीजंस में लिख सकते हो। फिर कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस की, भाई प्रैक्टिस चली आ रही है, हम क्या करें इसमें, इसको बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भाई पहले से चली आ रही है, पुराने लोग जो करते थे वो तो सही करते थे, तो ये कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस चली आ रही है। मैटर ऑफ प्रेस्टीज है कि फलाना के परिवार वालों ने दिया था तो उन्होंने 10 लाख दिया था तो हम 15 लाख देंगे, तो ये मैटर ऑफ प्रेस्टीज बन जाता है। अनुलोम मैरिजेस होती है तो उसमें भी डाउरी डिमांड्स देखने को मिलती है। फिर इकोनॉमिक मटेरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मनी को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जा रही है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो भाई एक जना घर में और एक्स्ट्रा आएगा तो उसका पैसा तो देना पड़ेगा। फिर पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ये सारे जो विशियस सर्कल है, इट इफ गिवन विल बी टेकन। तो अगर मतलब एक लड़का और एक लड़की है किसी के घर में, तो किसी ने दहेज दिया है तो वो वापस लेगा भी सही। फिर मॉरल डिग्रेडेशन, वैसे सबसे बड़ा कारण तो यही है मेरे ऐसे पर्सनल ओपिनियन में, कि मॉरल डिग्रेडेशन है, आपका नैतिक पतन हो चुका है, इस वजह से आप ऐसी डिमांड्स करते हो। फिर देखिए अपन, इफेक्ट ऑफ डाउरी इज नॉट इलीगल बट ऑल्सो इमोरल। क्यों क्यों इमोरल है इफेक्ट्स ऑफ डाउरी में, ऐसे क्या क्या है? क्योंकि देखो आप अगर इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है, बच्चों को पहले तो आपको पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं पता, पर जो बच्चे होते थे उनको
जो वेस्टर्न राजस्थान और काफ़ी राजस्थान के काफ़ी सारे पोर्शन में, बाकी भी पूरी दुनिया में होता ही होगा, इंडिया में तो खास तौर पे, पर यहाँ पर बच्चियों को अफ़ीम खिला करके मार दिया जाता था, है ना? उनको अफ़ीम का ओवरडोज़ दे दिया जाता था सो दैट वो अपने आप ही मर जाएँ, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी, इन्फेंटिसाइड, डाइवोर्स एंड फैमिली डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, इंक्रीज़ इन सुसाइड एंड मर्डर रेट्स। हमने देखा 8,000 जो डेथ्स हैं वो डाउरी की वजह से हो रही हैं, पॉवर्टी की तरफ ये ले जाता है, मिसमैच मैरिजेस को प्रमोट करता है ना? 15 साल की बच्ची है और 50 साल का कोई बुढ़ा आदमी है, तो ये मिसमैच मैरिजेस हैं, पॉलीगैमी, बहुविवाह को ये प्रमोट करता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, है ना? मैंने जैसे कि आपको कहा स्त्री धन अगर आप बात कर रहे हो, तो आप ऑब्जेक्टिफिकेशन तो फिर भी थोड़ी छोटी चीज़ होगी उसके आगे, आप तो प्राइस टैग किसी पर लगा दे रहे हो। फिर चाइल्ड मैरिज इंक्रीज़ होती है इससे, इंक्रीज़ इन जेंडर वायलेंस, इंक्रीज़ इन डोमेस्टिक वायलेंस एंड मॉरल डिक्लाइन तो है ही है। ठीक है? तो ये डाउरी के बारे में जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्या-क्या हैं। फिर प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या कर सकते हो? अब प्रिवेंटिव मेजर्स में भी जो अपन ने पहले जो प्रॉब्लम्स देखी, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स याद हैं, तो इनको आप तोड़-मरोड़ करके प्रिवेंटिव मेजर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो क्या है? मेकिंग डाउरी अ सोशल स्टिग्मा। देखो किसी भी कुप्रथा का इलाज करना है ना, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता कि उसको सोशल स्टिग्मा बना दिया जाए। उसको सोसाइटी में ही, अगर सोसाइटी में कोई घूमता हुआ आदमी है, उसको 4 लोग ऐसे बोल देंगे, "ये भगवान कैसा आदमी है, ये तो दहेज लेता है ना? तो ये जो उसके दिमाग में क्रिएट करेगा ना, उसका जो सॉल्यूशन है वो कोई लॉ, कोई डंडा नहीं कर सकता है। ठीक है? फिर इंक्रीज़ एंटी डाउरी लिटरेसी, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, है ना? आप चाहो तो और भी कोई सोशल मीडिया यूज़ करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप एजुकेट करना है, इंक्रीज़ करनी है, उसके एजुकेटिंग वुमेन एंड गर्ल्स का एजुकेशन लिटरेसी में जो पोर्शन है वो बढ़ाना है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, दिस कैन आल्सो बी अ वेरी गुड मेजर। फ्रीडम टू चूज़ लाइफ पार्टनर, जो चाहे इंटरकास्ट हो, चाहे इनसाइड द कास्ट हो, इफ यू आर गिविंग समवन अ फ्रीडम टू चूज़, तो ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी-सी रिज़ॉल्व हो सकती है। फिर प्रमोशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेज़ हैं, अमेंडमेंट्स टू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 टू मेक इट स्ट्रिक्टर। जैसा कि मैंने बताया कि ये बेस्ट ऑप्शन है, पर अगर ये नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको लॉज़ तो थोड़े स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगे। फिर प्रमोट करना है मॉरल एजुकेशन अमंग यूथ, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ लॉज़ और मॉरल डिक्लाइन। ठीक है? तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। मॉरल डिक्लाइन तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना? मॉरल अपलिफ्टमेंट करना है। ये प्रिवेंटिव मेजर में आएगा। फिर कुछ लीगल प्रोविजंस हैं। देखो मैंने अभी क्या है कि थोड़ा-सा बिज़ी इतना हो गया कि ये भारतीय न्याय संहिता में से बहुत सारी प्रोविजंस पढ़ने थे, पर मैंने वो पीडीएफ तो डाउनलोड करके रखी, पर पढ़े नहीं। पर यहाँ पर कुछ आईपीसी के सेक्शंस हैं, आप चाहो तो ये भी कोट कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ बीएनएस के मैंने कोशिश की है एक सेक्शन डालने का, तो लीगल प्रोविजंस डाउरी के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। सेक्शन 80 में डाउरी डेथ के बारे में बात की गई है, जो बीएनएस जो नया सिस्टम हमारे यहाँ पर आया है, भारतीय न्याय संहिता का। फिर आईपीसी 1960 में डेफिनिशन ऑफ डाउरी सेक्शन 2 में दी गई है, और डाउरी डेथ की जो बात है वो दी गई है सेक्शन 304 बी में। ठीक है? ये बाकी डिटेल्स है ना, आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना? सीधे-सीधे 4 पॉइंट्स लिख के आने हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, ये भी लीगल प्रोविजन है, किसको प्रिवेंट करने के लिए? डाउरी को प्रिवेंट करने के लिए। फिर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं क्या? तो जेंडर इनइक्वालिटी है, फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। कोई अगर 10 लाख 20 लाख रुपए दे रहा है डाउरी, वो भी उस स्टेट में जब उसके पास में इतना फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है कि कोई इंसान, तो फाइनेंशियल बर्डन आएगा ही। सोशल स्टिग्मा, अगर वो नहीं दे या फिर कम दे, तो उसको सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस प्रमोट होता है, डिस्करेजेस एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज होती है इससे, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड स्ट्रेन फैमिली रिलेशन। तो ये बेसिक नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो ये बात हुई हमारी दहेज प्रथा के बारे में। अब हम लोग डाइवोर्स या तलाक के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो डाइवोर्स और तलाक के बारे में देखें, तो इसकी भी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। पहली बात तो डेफिनेशन में देखो क्या है? डाइवोर्स इज अ फॉर्मल लीगल, है ना, सोशली रिकॉग्नाइज्ड टर्मिनेशन ऑफ अ जेन्युइन मैरिज इन व्हिच सिविल, लीगल एंड रिलीजियस रिलेशनशिप्स आर इन्वॉल्व्ड, है ना? सिविल, लीगल और रिलीजियस रिलेशनशिप जहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर फॉर्मली किसी मैरिज को, जेन्युइन मैरिज को टर्मिनेट करना क्या कहलाता है? डाइवोर्स कहलाता है। मैरिज जो कि हिंदू ट्रेडिशन में बहुत ही रिलीजियस सैक्रामेंट माना जाता है, इसको हिंदू ट्रेडिशन में कहीं पर भी डाइवोर्स को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है? ऐसा मतलब ऐसी कोई वो केस ही नहीं था कि डाइवोर्स जैसी भी चीज़ हो सकती है क्या? तो इसमें इसके लिए फर्स्ट लेजिस्लेशन देखो स्टेट ऑफ कोल्हापुर ने 1920 में बनाया है। मैं तो इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ ऐसी चीज़ों को, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, आप क्या-क्या याद रखोगे, ठीक है? तो जो-जो है इंपॉर्टेंट पहले वो याद कर लेते हैं। फिर अबंडनमेंट, परित्याग, है ना? ये भी एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स ही होता है, जिसके बारे में देखो जो हिंदू सोसाइटी की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनमें इसकी बात की गई है। इन दिस हस्बैंड और वाइफ बोथ इनफॉर्मली डिसाइड्स टू लिव, है ना? टू लीव नहीं है, टू लिव और नॉट टू डिस्चार्ज देयर रिस्पेक्टिव रोल्स, है ना? डिसाइड्स टू लीव, हाँ, ठीक है, लीव ठीक था, सॉरी। मे बी टेम्परेरी और परमानेंट, है ना? अब परित्याग क्या होता है कि आप हस्बैंड और वाइफ दोनों में से दोनों फॉर्मली या इनफॉर्मली ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम लोगों को साथ में नहीं रहना है, और अपने जो रिस्पेक्टिव रोल्स हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं, वो डिस्चार्ज नहीं करें। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है? कि कुछ समय के लिए हो गया, बाद में सुलह हो गई, और परमानेंट है तो परमानेंट कोई बातचीत नहीं है।
फिर बेसिस ऑफ डाइवोर्स, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ बेसिस दिए हुए हैं डाइवोर्स के, इनको थोड़ा सा याद रखना। मेरे हिसाब से ये 2 नंबर में, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं थोड़ा सा इंट्यूशनिस्ट हूँ और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो अगर कोई पूछे तो क्या क्या बेसिस हो सकते हैं डाइवोर्स के? एडल्ट्री हो सकता है, अबेंडनमेंट जो हमने देखा, परित्याग, रिलीजियस कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, लेप्रोसी, सेक्सुअल डिजीजेस, इलीगल रिलेशनशिप या मॉन्कहुड कोई धारण कर ले, सेकंड मैरिज कोई कर ले, गॉन मिसिंग फॉर 7 ईयर्स, कोई 7 साल से मिसिंग है ना, और लीगली मिसिंग है, फेलियर टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, उसकी लीगल ड्यूटीज या स्टैट्यूटरी वैधानिक ड्यूटीज वो फॉलो करने में सक्षम नहीं है, तो ये बेसिस हो सकते हैं आपके डाइवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। अब और कुछ बेसिस में बताया गया है, देखो अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, डाइवोर्स इज एप्लीकेबल इफ देयर इज म्यूचुअल कंसेंट, है ना, अगर म्यूचुअल कंसेंट है हस्बैंड और वाइफ का तो डाइवोर्स एप्लीकेबल है। आफ्टर दिस इफ वन डेलिबरेटली अवॉइड्स द प्रोसीडिंग्स देन आल्सो कोर्ट कैन ग्रांट डाइवोर्स। अब ये जो है ना, आप देख लो अलग अलग चीजें हैं, कोर्ट के ऊपर डिसीजन का इसका वो रहता है पूरा, तो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ये वाली स्लाइड थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डाइवोर्स रेट्स, ये भी कोटेशन कहीं पर आंसर में कोट करने के लिए, यूके में 33% है, यूएस में 50% है, इंडिया में 1% है, और इंडिया में ही स्टेट है केरला, वहां पर ये 2% है। तो ये आप कहीं पर भी कोट कर सकते हो अलग अलग आंसर्स में। फिर इस्लाम में भी डाइवोर्स के लिए क्या वो है, प्रोविजंस हैं, तो इस्लाम में जो मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 है वो बेसिस ऑफ डाइवोर्स बनाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शाहबानो केस में, देखो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो दैट रिगार्डिंग गिविंग एलिमनी टू मुस्लिम वुमेन बाय हर हस्बैंड, है ना, क्योंकि इनके जो मुस्लिम समाज था उसमें ऐसे कोई प्रोविजन थे नहीं। दीज इंस्ट्रक्शंस वर रिपीटेड अगेन इन साहिरा बानो केस इन 2017। फिर ये कुछ मेथड्स हैं तलाक के, देख लेते हैं एक बार, क्या पता पूछ ही ले, है ना, ज़्यादा इंट्यूशनिस्ट होना भी सही नहीं है। फिर तलाक की बिद्दत की बात करें तो वर्बल अनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 टाइम्स जो हम सुनते हैं, तलाक 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 वाली चीज़, वो उसको तलाक की बिद्दत कहा जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है। फिर तलाक सुन्नत या तलाक हसन होता है, उसमें मुस्लिम मैन कैन डाइवोर्स हिज वाइफ बाय अनाउंसिंग तलाक वंस इन 3 मंथ्स ईच, है ना, 3 महीने में तलाक 3 बार बोलना होगा उसको। फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ मैरिज रिकंसिलिएशन एफर्ट फेल्स, है ना, इसमें आप मैरिज रिकंसिलिएशन के लिए कुछ एफर्ट्स डाल सकते हो, पर अगर वो फेल हो जाता है तो डाइवोर्स क्या है, रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और इन दिस फॉर रीमैरिज वन हैज टू गो अंडरगो निकाह हलाला, है ना, अगर इसमें रीमैरिज करनी है आपको बाद में, मतलब एक बार 3 बार तलाक हो गया 3 महीने बाद, तो उसके बाद में अगर वापस मैरिज करना चाहते हो तो आपको निकाह हलाला एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। एंड निकाह हलाला आपको जैसे ही पता होगा कि इसमें, है ना, होता तो क्या है कि अगर आपको रीमैरिज करनी है तो उससे पहले आपको किसी और इंसान से शादी करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू स्पेंड 1 नाइट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, एटलीस्ट 1 नाइट, ठीक है। फिर तलाक एहसान एक मेथड है, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग अंडर वन रूफ फॉर 3 मंथ्स आफ्टर द हस्बैंड अटर्स तलाक वंस, है ना, इफ द हस्बैंड विशेस ही कैन विथड्रॉ द डिवोर्स बाय स्पीकिंग इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस और थ्रू फिजिकल इंटीमेसी इन दीज 3 मंथ्स, है ना। फिर ये इसमें कोई निकाह हलाला का प्रोविजन नहीं है रीमैरिज के लिए, ऐसा तलाक एहसान होता है तो ये बेसिक बेसिक प्रोविजंस है। वैसे तो वापस इंट्यूशन वाली बात बताऊं तो मुझे तो इंपॉर्टेंट नहीं लगते, आज तक पूछे हुए भी नहीं है, फिर भी देख लेना, थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। फिर मुस्लिम प्रोटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। ट्रिपल तलाक, जो तलाक बिद्दत की हमने बात की, उसको इलीगल बताता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको बनाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें अरेस्ट होता है विदाउट अ वारंट। फिर द विक्टिम, हर ब्लड रिलेटिव्स एंड मैरिटल रिलेटिव्स, कोई भी इसमें केस फाइल कर सकता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, केस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, केस को विड्रॉ भी किया जा सकता है। ट्रिपल तलाक बाय ओरल, रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक मेथड इलीगल है, आपको ट्रिपल तलाक आप नहीं दे सकते हो किसी भी मेथड से। मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट बेल आफ्टर हियरिंग विक्टिम साइड और विक्टिम शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन इन्होंने किया गया है, जो कि कौन, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। और अक्यूज्ड हस्बैंड कैन बी इम्प्रिजन्ड अप टू 3 ईयर्स, है ना, किसी ने तलाक 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 बोला है तो उसको अप टू 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। फिर रीजंस फॉर डाइवोर्स, अब देखो ये कोई बात करने की नहीं है, रीजन फॉर डाइवोर्स क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन पर्सनली मुझे लगता है वो है पुअर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस, समाज में जैसे जैसे हमने देखा वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें बढ़ रही है तो डाइवोर्स का एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। इट इज नॉट कंसिडर्ड अ सिन, है ना, अब पहले तो ये क्या है कि एक पाप समझा जाता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारे डाइवोर्स के कुछ रीजन हैं, आप अपने मन से इसको ज्यादा बेटर लिख सकते हो, यहाँ पर तो इतने ज्यादा अच्छे पॉइंट्स मैंने ऐड नहीं किए हैं। फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से इंपैक्ट ये क्रिएट करता है, तो नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं इसके कुछ, पर्सनल मिसफॉर्चून, प्रॉब्लम ऑफ फॉर चिल्ड्रन, है ना, जो चिल्ड्रन होंगे उनके लिए साइकोलॉजिकली बहुत ट्रबल हो जाती होगी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड वैल्यूज, जो ओल्ड वैल्यू सिस्टम है हमारा उसका डिसइंटीग्रेशन माना जाता है। इमोशनल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल हार्डशिप है, ये सबसे गुजरना पड़ता है। कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं क्या, तो पॉजिटिव इंपैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉलो होता है, इससे स्टेटस ऑफ वुमेन है उसमें देखो कंसिडरेबली काफी अच्छा सुधार इसमें देखने को मिला है ना। और मैं ऐसा पर्सनली नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे डाटाज और बहुत सारे
ऐसे सर्वेज हुए हैं, उससे ये स्टेटस ऑफ वुमेन जो है उसको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। डेवलपिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कपल, ठीक है, ये आप में अकाउंटेबिलिटी की भावना दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ इंसान रह रहा है और आपका, है ना, कोई भी वो नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। नाउ यू आर अकाउंटेबल, क्योंकि भाई सब एक दूसरे को कोई भी कभी भी डाइवोर्स दे सकता है। फिर मेजर्स देखो तो डाइवोर्स रेजोल्यूशन सेंटर्स बनाने चाहिए, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, इंक्रीज एवरेज एज ऑफ मैरिज को इंक्रीज करोगे तो ऐसे केसेस कम देखने को मिलेंगे, और चाइल्ड मैरिज में रिडक्शन करोगे तो ऐसे केसेस कम देखने को मिलेंगे। फिर इसके आगे देख लेते हैं तीसरा और लास्ट, चाइल्ड मैरिजेस के बारे में। अब चाइल्ड मैरिजेस क्या है, इसके बारे में तो अब मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेसिक अपन देखते हैं, चाइल्ड मैरिज इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल मैरिज एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्सन बिफोर एज प्रेस्क्राइब बाय लॉ, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन है, यू कैन जस्ट मग इट अप। अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज 21 ईयर्स फॉर मेल एंड 18 ईयर्स फॉर फीमेल, है ना। अब आप विचार करना कि ऐसा क्यों किया होगा जिसने भी ये बनाया होगा, कि आदमी तो होगा 21 साल का और महिला होगी 18 साल की, तब ये जो शादी होगी वो लीगल मानी जाएगी, इससे नीचे हुए तो चाइल्ड मैरिज मानी जाएगी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के बारे में, ये दोनों एक्ट देख लेना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट है जो बीएम मालाबारी और एसएस बंगाली के एफर्ट से लाया गया है। इसमें एज ऑफ कंसेंट पहली बार 12 साल बताई गई, ठीक है। इससे पहले तो 12 साल से पहले भी शादी हो रही थी, 3-3 साल की, 4-4 साल की बच्चों की शादी हो रही थी। फिर शारदा एक्ट 1929 है, हरविलास शारदा, हरविलास है ना, आपको पता है अजमेर के ये रहने वाले थे। इनके टाइम पर जो ये एक्ट आया इनके एफर्ट से, उसमें मैरिटल एज को 14 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 18 ईयर्स फॉर बॉयज कर दिया, और गवर्नर जनरल इरविन इस टाइम पर थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शारदा एक्ट किसके एफर्ट से है और क्या एज कर दी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर करंट स्टेटस क्या है चाइल्ड मैरिज का, ये यूनिसेफ रिपोर्ट है, उसके अनुसार कुछ डाटा है। 15 लाख गर्ल्स एवरी ईयर अंडरगो चाइल्ड मैरिज, 1 in 3 चाइल्ड मैरिजेस टेक्स प्लेस इन इंडिया, है ना। 33% ऑफ द टोटल, मतलब आप चाहे इंडिया को कितना ही कोस लो, पर यहाँ पर फिर भी 33% ही है, बाकी वर्ल्ड में भी हो रही है, मतलब है ना। 66 बचे हुए परसेंटेज जो है वो कहाँ पर हो रहे हैं, बाकी दुनिया में ही हो रहे हैं। एट प्रेजेंट 16%, तो ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया में कम हो रही है, मेरे कहने का मतलब है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। फिर एट प्रेजेंट 16% ऑफ एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं वो मैरिड हैं। चाइल्ड मैरिजेज रेट, हालांकि जो अपन देखें पॉजिटिव में, तो चाइल्ड मैरिज की रेट जो है वो डिक्लाइन हुई है 47% से 27% में आई है। अभी करंटली ये हाईएस्ट देखी जाए तो झारखंड में है, लोवेस्ट देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश में है जो 9% है अराउंड। मोर इन विलेजेस देन इन सिटीज, मोर इन नॉर्थ इंडिया, है ना। कोई भी ऐसे कुप्रथा वाला जो काम है ना, उसमें आप ये पॉइंट लिख के आ सकते हो कि ये नॉर्थ इंडिया में ये ज्यादा होता है। फिर रीजन फॉर चाइल्ड मैरिज, अब क्या क्या रीजन हो सकता है। कंसेंट ऑफ चाइल्ड इज नॉट कंसिडर्ड, बच्चे की तो कोई सुननी नहीं है इसमें। जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से गर्ल को एज अ बर्डन समझा जाता है समाज में। पॉवर्टी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से। अब ये है ना, इनको थोड़ा सा ज्यादा डीप में समझाऊंगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे पॉवर्टी है तो आपको पता है जो गरीबी है, अगर आप बच्चा है, या मेनली देखो चाइल्ड मैरिज है तो बच्ची से ही रिलेटेड अपन बात करते हैं, कि कोई बच्ची है वो बड़ी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा उसको दहेज और ये सब कुछ देना पड़ेगा, तो उसको चाइल्ड मैरिज कर दोगे तो पॉवर्टी की केस में आपको सहायता मिलेगी। फिर इलिटरेसी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लॉज नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, ये हर जगह पर लिख देना है, लॉज नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, या फिर लॉज आर नॉट स्ट्रिक्ट इनफ। फिर एक कंसेप्ट है डेथ फास्ट या डेथ फेस्ट, है ना, सॉरी फास्ट नहीं, डेथ फेस्ट अलॉन्ग विद चाइल्ड मैरिज, है ना। लोग तो जो मरण का जो खाना होता है उसके साथ में ही बच्चों की शादी कर देते हैं, ताकि, और हालांकि मैं आपको बताऊं दोनों ही इलीगल है ना, तो दोनों ही इलीगल काम एक ही दिन निपटा देते हैं। फिर इफेक्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस क्या हो सकता है, बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट होते हैं, इट एंड्स द चाइल्डहुड, मालन्यूट्रिशन की समस्या आ सकती है। आईएमआर और एमएमआर, है ना, एक बार ये आईएमआर और एमएमआर का प्लीज आप लोग डाटा देख लेना है, क्योंकि ये भी अलग अलग जगह पर आपको कोट करने में मदद मिलेगा। तो इंडिया में अभी करंट परसेंटेज क्या है आईएमआर और एमएमआर की, है ना, एक ये देख लेना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, तो इन दोनों का डाटा देख लेना। तो ये भी इससे इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीजेस डाइवोर्स केसेस, इंक्रीजेस जेंडर इनइक्वालिटी। अर्ली मैरिज मतलब मोर चिल्ड्रन, है ना, जल्दी शादी हो जाएगी, ज्यादा बच्चे होंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, और ज्यादा जो बच्चे होंगे वो आपको पॉवर्टी की तरफ भी ढकेलेंगे ही। इंक्रीजेस डोमेस्टिक वायलेंस, इंक्रीजेस पॉवर्टी, डिक्लाइन इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, हेल्थ इंपैक्ट स्पेशली ऑन गर्ल्स, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके इफेक्ट या इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। फिर कुछ मेजर्स हैं टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस, और कोई स्कीम्स, कुछ स्कीम्स हैं, लास्ट में कम्युनिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस क्या है, कंप्लायंस टू लॉज, रैशनलाइजेशन ऑफ लॉज, जनरेटिंग अवेयरनेस, विमेन एम्पावरमेंट करोगे तो प्रिवेंट हो सकती है, चेंजिंग कल्चरल नॉर्म्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स ऐसे किए जा सकते हैं, और एनसीपीसीआर की कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मेजर्स हैं किसके, प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस के। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स में देखो तो ये बेसिक स्कीम्स हैं, 3-4 आपको 4-4 तो याद कर ही लेना। बालिका समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। सुकन्या समृद्धि और साथिन प्रोग्राम, और राजस्थान गवर्नमेंट की कुछ राजश्री योजना है, आईएम शक्ति स्कीम है, फ्री आरएससीआईटी कोर्सेज टू गर्ल्स, और वुमेन हेल्पलाइन 181 है, ये भी आप इसमें देख सकते हो। फिर ये जो है ये मुझे इंट्यूशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जया जेटली कमेटी, जया कमेटी हो गया क्या, जया जेटली कमेटी है भाई ये, है ना, जया जेटली कमेटी है। तो ये जया जेटली कमेटी क्या किस लिए बनाई गई है, टू रेज द मैरिज एज ऑफ वुमेन टू 21 ईयर्स। जो हमने बात की पहले कि वुमेन की मैरिज एज तो 18 ईयर्स है और लड़कों की है 21 साल, तो ऐसा क्यों भाई, लड़के क्या बाद में बड़े होते हैं,
तो इसलिए ये इन्होंने कहा कि महिलाओं की भी एज भाई 21 ईयर्स करो, और क्यों करनी चाहिए इसके फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स हैं। तो मोर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इससे उनको मिलेंगी, हेल्पफुल होगा क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जो महिला जो 18 साल में हो जा रही है, आपको पता है बेसिक, आप अगर खुद की भी लाइफ में झाँक करके देखोगे ना, आपका बेसिक जो विकास हुआ ना वो 18 साल से 21 साल के बीच में ही हुआ है, और इस यही टाइम डिसाइड कर रखा है क्या महिलाओं की शादी करने के लिए। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। जेंडर इक्वालिटी की बात हो जाएगी, फिर मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। द मोमेंट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में महिलाओं का योगदान बढ़ जाएगा, तो ये बहुत सारी कुरीतियाँ तो अपने आप ही कम हो जाएँगी। फिर आईएमआर और एमएमआर मैंने बताया, ये डिक्लाइन हो जाएगा अपने आप। फिर जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कोई ऐसा बायोलॉजिकल बेसिस, जितनी भी रिसर्चेज़ और उसमें है, ऐसा कोई बायोलॉजिकल बेस है ही नहीं कि एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ है, या लड़का और लड़की की जो उम्र है वो अलग होनी चाहिए। ठीक है? तो ये हमने चाइल्ड मैरिज, डिवोर्स और डाउरी जो सिस्टम है उसके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करप्शन और कम्युनलिज़्म के बारे में बात कर लेंगे, और ऐसे कर के ज़्यादा नहीं है, 1-2 दिन में हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।